अब कल हमने जो है ये प्रभाविता का नियम पढ़ लिया था। एक संकर संकरण प्रयोग भी पढ़ लिया था। और फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई केवल वही लक्षण नज़र आता है जो क्या होता है, प्रभावी होता है। अब आप इस प्रभाविता के नियम का अपवाद समझ लें। इसको जो है अपूर्ण प्रभाविता एक टॉपिक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब कभी कभी क्या होता है कि जो भी F1 पीढ़ी है, अब ध्यान रखना F1 पीढ़ी में कल हमने पढ़ा था कि भाई लंबे बोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो क्या होगा। तो पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में कैसे होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि लंबापन बोनेपन पर क्या है, प्रभावी है। लेकिन आप ये समझ लें, ये इस प्रभाविता के नियम का अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है कि कभी कभी F1 जो पीढ़ी होती है, इस F1 पीढ़ी में ऐसे लक्षण आ जाते हैं, F1 में ही, F2 में तो खैर आते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी में ही ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो माता और पिता दोनों में ही नहीं होते, यानी बिल्कुल एक नए तरीके के। तो ये क्या है, इस प्रभाविता के नियम का अपवाद है। ये कहता है ना कि जो प्रभावी लक्षण होता है वही नजर आता है। एक फूल होता है जिसको कहते हैं स्वान पुष्प। स्वान पुष्प, स्नैप ड्रैगन, या इसको एंटीराइनम भी बोलते हैं। इसके अंदर भी दो विप्रयासी लक्षण होते हैं। वो विप्रयासी लक्षण कौन सा है? इसके फूल का रंग। इसके फूल के रंग दो तरह के होते हैं, एक तो लाल होता है, एक क्या होता है, सफेद होता है। अब ये जो लाल है, इस लाल को रेड से, रेड लाल फॉर रेड होता है, तो इसको R से दर्शाते हैं। तो सफ़ेद को अब ध्यान रखना, एक ही लेटर लेते हैं। जो प्रभावी लक्षण होता है उसको तो क्या दिखाते हैं, R से, और मतलब बड़े कैपिटल लेटर से, और अप्रभावी को जनरली हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जब हम इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, यानी कि ये जैसे RR जो लाल है और सफ़ेद है, इनके बीच अब एक लक्षण जब भी लिया जाएगा, ध्यान रखना वो एकल संकरण संकरण ही होगा, खाली लंबाई और चौड़ाई के बीच में नहीं है। वो जो सातों गुण है उसमें आपको कोई भी पूछे, जब एक लक्षण की बात हो तो वो एक संकर संकरण ही कहलाएगा या एकल संकर संकरण ही कहलाएगा। तो ये भी एक एकल संकर संकरण है। और प्रभाविता का नियम है वो कहाँ से आया था? प्रभाविता का नियम जो है वो इस एक संकर जो संकरण है उसी से आया है। तो जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो मैंने कल आपको बता दिया था, पहले ये अलग अलग होते हैं और जनरली ये दोनों जब मिलेंगे तो ये हर एक किस किस्म का होगा, उसका जीनोटाइप क्या होगा, यही होगा। लेकिन अब फूलों का रंग कैसा था, लाल और सफ़ेद, यानी माता पिता का रंग जो है एक का लाल था एक का सफ़ेद था। लेकिन ये जो F1 पीढ़ी में जो फूल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, ये F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी ये ना तो लाल प्राप्त होगी ना क्या होगी,
सफ़ेद प्राप्त होगी। अब जनरली क्या होता है कि जब लाल कलर में सफ़ेद कलर मिलाया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन होता है, तो वो गुलाबी रंग हो जाता है। तो ये इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा यहाँ पे। तो ये नियम है ना, इसका नाम क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। तो ये कहता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्रभावी लक्षण है वो पूरी तरीके से उस पर हावी नहीं हो सकता, बल्कि थोड़ा बहुत वो भी अपना क्या करता है, समझ में आ गया ना? जो सफ़ेद रंग है उसने भी अपना थोड़ा सा इफेक्ट दिखा दिया, और F1 पीढ़ी में कैसे प्राप्त हो गए? गुलाबी फूल प्राप्त हो गए। ठीक है। अब इस F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाया जाए अगर, तो F1 पीढ़ी क्या है? ये दोनों अलग अलग होंगे। अब F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाया गया, यानी गुलाबी फूलों का क्रॉस कराया गया। ये गुलाबी फूलों वाला पौधा था, इसको संकरण कराया, इससे बीज प्राप्त किए, नया पौधा उगाया। अब जब नए पौधे उगाए तो नए पौधे उगाने पर इसमें क्या कॉम्बिनेशन पैदा होगा? लाल। फिर ये लाल नहीं, गुलाबी। जब भी अलग अलग जीन होंगे इसका रंग कैसा होगा? हमेशा गुलाबी। इसी प्रकार से और तो देखिए इसका फिनोटाइप क्या हो गया? दिखने में फिनोटाइप मतलब दिखने में फिनोटाइप का रेशो क्या हो गया? फिनोटाइप का रेशो हो गया इसमें 1:2, और इसको क्रम से भी दिया जा सकता है। तो कलर का भी ध्यान रखना है कि लाल 1 होता है, गुलाबी 2 होते हैं, और सफ़ेद कितना होता है? 1। तो इसके जीनोटाइप का अनुपात प्रभाविता के नियम में तो कितना होता है? 3:1, जबकि यहाँ कितना आ गया? 1:2:1। और इसका जीनोटाइप क्या होगा? कितने टाइप के जीन है इसके पास? ये दोनों तो एक जैसे हैं, 3 प्रकार के हैं, और 1:2 हैं। तो ये रेशो भी, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप इसका क्या हो गया? एक जैसा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? अपूर्ण प्रभाविता में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? अपूर्ण प्रभाविता में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, सबसे पहला तो ये पूछ लेगा कि इसके F1 पीढ़ी में आपको ये कह दिया जाएगा कि लाल रंग प्रभावी है, सफ़ेद रंग अप्रभावी लक्षण है। तो इसके F1 पीढ़ी में फूलों का रंग कैसा होगा? तो अब जनरली अगर हमें आता है तो फटाक से हम गलती करेंगे और क्या कर देंगे? उसको लाल कर देंगे, जबकि ये अपवाद है। फिर उस फूल का, अब ये हर एक में नहीं होता, बस कभी कभी कुछ चीज़ें इसके अपवाद है। तो जैसे इस फूल का नाम आपको पूछ ले, ये कौन सा होता है, किसमें अपूर्ण प्रभाविता होती है? तो ये स्वान पुष्प है, इसको स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं और एंटीराइनम भी बोलते हैं। जो तीनों नाम हैं आप इसके याद रख लेना, शायद मेरे ख्याल से है गाइड में। उसके बाद में F1 पीढ़ी के बाद F2 पीढ़ी में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात पूछ ले आपको अपूर्ण प्रभाविता में। तो अपूर्ण प्रभाविता में इसको आपका अपवाद पूछ ले तब भी यही है, ठीक है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पर इस क्या सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहा? हाँ, अब वो देखो हम 10th लेवल की बात कर रहे हैं ना, जैसे गाइड में है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके हो सकता है गाइड में कोई 1-2 और एग्जाम्पल है, तो बस आपको नाम याद रखना है उसका कि भाई इस अपूर्ण प्रभाविता इनके अंदर होती है। इसलिए मैंने आपको कहा है ना, आपको गाइड
साथ में पढ़नी है, कोई चीज़ आपको लगता है कि मैंने नहीं करवाई है तो वो आपको पूछनी है, इसलिए ये चीज़ कही हुई है, क्योंकि ये पूरी थ्योरी है। अब इनमें से बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि कोई चीज़ छूट जाए, कोई 2-4 लाइन छूट जाए, समझानी रह जाए, क्योंकि अब ये थ्योरी है पूरी तरीके से। समझ में आ गया? अब जो है मेंडल ने ये जो प्रयोग किया, एक संकर संकरण जिसमें उसने एक लक्षण को लिया, और उसके बाद में अब उसने जो दूसरा जो प्रयोग किया जिसके अंदर उसने क्या किया, उसने दूसरे लक्षणों को लिया जिसमें 2-2 लक्षण लिए उसने। और देखिए ये कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। द्विसंकर संकरण यानी कि ये इसने क्या है कि द्विसंकर संकरण यानी 2-2 लक्षण लिए उसने। अब उसने 2 लक्षण कौन से लिए? सबसे पहला जो बीज है, बीज का आकार कौन कौन सा होता है? गोल, और ये 2 विपरीत लक्षण लिए उसने। और दूसरा जो कलर लिया वो क्या लिया? इसी का रंग। तो रंग जो है वो कैसा है? इन्हीं का हरा, और ये जो गोल थे इनके लिए पीला था, और जो रिदार है उसके लिए क्या लिया? हरा लिया। ठीक है। अब देखिए ये जो येलो है ये प्रभावी होता है हरे के ऊपर, तो येलो हरे पे प्रभावी होता है, इसलिए येलो का जीनोटाइप इसने, क्योंकि इंग्लिश में पीले को क्या बोलते हैं? येलो, तो इसने कैपिटल वाई लिया। और जो गोल है उस गोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राउंड, राउंड शेप। तो राउंड शेप है, इस वजह से इसने उसका जीनोटाइप लिया RR। फिर अब बाकी वही इनके लिए क्या होगा? स्मॉल वाई और स्मॉल r। अब 2-2 लक्षण का उसने कैलकुलेशन किया। 2-2 लक्षण के कैलकुलेशन करके प्रयोग का तरीका वही है कि वो क्या करेगा? ऐसे पौधों के बीच में क्या कराएगा? आपस में परागकण करवाया उसने। परागकण करवा के उससे बीज प्राप्त किया और उस बीज को उगा दिया। उगाने के बाद उस बीज से जो पौधे प्राप्त हुए, उस पौधों में किस प्रकार के कैरेक्टर थे वो उसने देखा। तो वो उन बीजों से जो पौधे प्राप्त हुए वो F1 पीढ़ी के हुए। तो F1 पीढ़ी के हुए। अब देखिए यहाँ इनमें विभाजन जब होगा तो एक Y अलग होगा और एक क्या अलग होगा? R अलग होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी अब ध्यान रखना, यहाँ एक नहीं मिलेंगे, यहाँ 2 लक्षण है तो 2-2 आपस में मिलेंगे। तो जो F1 पीढ़ी होगी वो F1 पीढ़ी में क्या होगा? कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, सबका यही होगा। अब हमें 4-4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब के सब में ही ऐसे ही होगा। और जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो जितने भी पौधे प्राप्त होंगे F1 में जो प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है वो कैसे प्राप्त हुए? पीले और गोल। सारे के सारे जो प्राप्त हुए वो क्या हुए? पीले और गोल। ठीक है। अब यहां पर ये जो पीले और गोल प्राप्त हुए, अब इसके बाद इसमें क्या होगा कि F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। अब इस F1 पीढ़ी के पौधों के बीच में हम परागण करवाएंगे। समझ में आ गया ना कि इसी पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए हैं उनके बीच आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? अब जो F2 पीढ़ी है उसको, क्योंकि समझने का सबसे इजी तरीका ये चेकर बोर्ड ही है, इसलिए इससे ये ज़्यादा इजीली समझ में आता है। गाइड में यही दे रखा है ना, बताना एक मिनट। हाँ, ये चेकर बोर्ड वाला ही इसमें दे रखा है।
अब देखिए यहाँ कितने डिब्बे बनाएंगे। सबसे पहला तो ये चीज़ होती है कि जैसे वहाँ 4 बनाए थे, 4 क्यों बनाए थे? क्योंकि आपने वहाँ देखा कि वहाँ 2 विपरीत कैरेक्टर थे और यहाँ कितने कैरेक्टर हो गए? 4। तो ध्यान रखना ये डब्बे जो बनते हैं ये उसके वर्ग के बराबर बनते हैं। जैसे 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो यहाँ पर 16 डिब्बे बनेंगे। क्यों बनेंगे ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने बात को समझ लिया तो। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 4 फैक्टर हैं, एक आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब जब जीन अलग होंगे, क्योंकि जो F1 पीढ़ी है इसमें देखिए ये दोनों है, ये चारों कैरेक्टर है। अब ये चारों के चारों जीन अलग होंगे और इनके 2-2 के कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन वो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं? देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन कि कैपिटल R कैपिटल Y के साथ जाए, ये पहला जीन कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा कि कैपिटल R है इसके साथ स्मॉल r आ जाए, सॉरी कैपिटल R है इसके साथ स्मॉल y आ जाए, सॉरी स्मॉल r क्या, स्मॉल y। ठीक है। उसके बाद फिर अब इनका उल्टा कर दें, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y। ठीक है। अब आपने जो यहाँ लिखा है यही सेम टू सेम यहाँ भी लिखना है। और वो स्मॉल r स्मॉल y, बस ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ये आ जाएगी तो ये याद भी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये आपस में मिले तो ध्यान रखना ये R और R, Y और Y कैसे हो गए ये पौधे? पीले और गोल। फिर R और R और कैपिटल Y और स्मॉल y। R दोनों है तो R के लिए तो गोल ही होगा, और Y एक कैपिटल है तो भी ये पीला है। चाहे पीले और गोल लिख दो, चाहे गोल और पीले लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद अब ये R और स्मॉल r हो गया और Y दोनों कैपिटल हो गए अगर, तो R का मतलब तो क्या हो गया? राउंड यानी गोल, और कैपिटल Y का मतलब पीले हो गए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर Y और कैपिटल Y ये भी क्या हो गए? समझ में आ रहा है ना ये? अब आगे इसको आप लोग करिए फिर, ताकि आपको आ जाए ये, क्योंकि ये इनके ज़्यादा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि मैं आपको दूसरे करने के लिए दूं। पार्ट बन गया। हालांकि ये हम बनाना तो सीख गए, लेकिन फिर भी इसमें टाइम बहुत लगता है। तो अपने को तो सीधा इसमें जैसे ये 2 चीज़ें याद करनी होती है, एक तो जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। फिनोटाइप चलो यहाँ लिख लेते हैं। फिनोटाइप का मतलब दिखने में, तो देखिए पीले और गोल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो फिनोटाइप का रेशो है 9। ठीक है। इसके बाद अब दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं हरे और गोल। तो हरे और गोल ये 1 2 ये 3, तो ये हो गया 3। ठीक है। इसके बाद में अब बच गए कौन से? झुर्रीदार और पीले, ये ले लेते हैं पहले। झुर्रीदार और पीले 3,
और लास्ट में 1 बच गया जो मूल इसका है। तो ये ध्यान रखना, ये इसका फिनोटाइप है। दिखने में कैसे नजर आएंगे, तो 4 प्रकार के नजर आएंगे। 9:3:3:1। ठीक है। अब इसके जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में ध्यान रखना कि और भी इसमें लंबा मामला होगा। अब जीनोटाइप में आप देखिए कि जीन कितने प्रकार के हो गए यहाँ पे। तो जीन देखिए, सबसे पहले कैपिटल R और कैपिटल Y। अब ध्यान रखना, ये जो कैपिटल R, यहाँ पूछने वाली बात एक ये भी है कि आपको जो पूछा जा सकता है अभी, कैपिटल R कैपिटल Y, इसको क्या बोला जाएगा? गोल और पीले तो बोला जाएगा, लेकिन ध्यान रखना शुद्ध गोल व शुद्ध पीले, ये कॉम्बिनेशन, ये कितने हैं? 1। समझ में आ गया ना? ये कितने हैं? 1। अब ये हम इसको कट कर देते हैं, ये हमने ले लिया। अब उसके बाद कैपिटल R तो है, यानी कैपिटल R दूसरे नंबर पर है। शुद्ध गोल और अशुद्ध पीले। अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने लिखा नहीं, एक मिनट। शुद्ध गोल व शुद्ध पीले। और अब यहाँ क्या हो गया? शुद्ध गोल व अशुद्ध पीले। अब ये कितने हैं? तो देखिए कैपिटल R और कहीं है क्या? जहाँ जहाँ है वहाँ ये रहा, देखो ये भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन है ना। तो ये 2 हो गया, ये 1 और ये 2। और उसके बाद फिर से हैं क्या इधर वाला? अच्छा सॉरी, हाँ ये 1। ठीक है, और कोई है क्या? तो 2 ही है, तो इसका रेशो कितना आ गया? 2। इसी तरीके से अब इस तीसरे की बात करें, ये भी क्रॉस हो गया। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है? अशुद्ध गोल और शुद्ध पीले। अब ध्यान रखना, ये एग्जाम में इतना कुछ हमें नहीं करना होता, ये तो मैं समझाने के लिए। अपने को तो सीधा ये 9:3:3:1 ये कॉम्बिनेशन है। अगर उसने उलझाने के लिए ये लिख दिया कि गोल पीले, तो वो इस कॉम्बिनेशन को बदल भी सकता है। उस स्थिति में फिर आपको ये बनाना पड़ सकता है फिर सही करने के लिए। तो लेकिन सीधा ही उसने रेशो दिया हुआ है, तो हम सिर्फ अनुपात को याद रखने की बात यहाँ 9:3:3:1 है। दूसरी कोई चीज़ याद ये हम करेंगे तो इसमें इतना टाइम लग जाएगा कि फिर वो 2 नंबर लिए हुए आपके कोई फायदे के नहीं होंगे। ठीक है ना? अब उसके बाद में इसी प्रकार से ये अशुद्ध गोल और शुद्ध पीले, ये 1 तो ये हो गया। चलो इसको क्रॉस कर देते हैं पहले ही। 1 और कौन सा हो गया? ये 2 और कोई है क्या? 2 ही है, तो ये 2। अब आपके पास गाइड है ना, देखिए ये टेबल दी हुई है क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है।
इसमें आप ये रेशो देख लें, पॉइंट में क्या है 1:2:2, फिर कितना 4:, और 1 है, लास्ट में 1 है ना। समझ में आ गया ना। ये आप अपनी गाइड में ये इस तरह से इसको लिख लें, इसको देखते हुए। आपके पास गाइड पड़ी है ना, ये अपने को याद रखना है। ये 1224 12 आप अपनी गाइड में लिख लें, कोई बात नहीं, आपके सामने लिखा हुआ पड़ा है ना, इसको गाइड में लिख लें आप। बारह 24 12 12 1, ये अपने को ऐसे याद रखना है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है, एक तो है रेशो का, एक आपको पूछ ले कि कितने टाइप के फिनोटाइप हैं, कितने फिनोटाइप हैं, दिखने में कितने प्रकार हैं उसके, 4, तो उसका आंसर होगा 4। फिनोटाइप का अनुपात पूछना एक अलग बात है, और फिनोटाइप की संख्या पूछना एक अलग बात है कि भाई इसमें कितने प्रकार के लक्षण के पौधे आपको प्राप्त होंगे, तो 4 प्रकार के प्राप्त होंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए जीनोटाइप में ये आप लिख लेंगे कि भाई 1224 1212 1 सीधा सीधा याद हो गया। अब इसके बाद आपको पूछ ले कितने टाइप के जीन होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइप के जीन होंगे। यहाँ पे दिखने में तो 4 जैसे हैं, लेकिन जीन के हिसाब से कितने प्रकार के हैं, 9 टाइप के प्रकार हैं। ठीक है। ये जो है ये द्विसंकर संकरण का प्रयोग है, मेंडल का द्विसंकर, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हमने एक नियम पढ़ लिया मेंडल का, कौन सा, प्रभाविता का नियम। उस नियम की हमने बात इसलिए की क्योंकि सारा कुछ ये दोनों नियमों का पहले इसलिए कर ली कि जो मेंडल की जो कुछ भी बात थी उस बात से ये दोनों चीज़ें हल हो जाती है। जीनोटाइप और फिनोटाइप वाली बात उससे क्या हो जाती है, हल हो जाती है। अब इसके बाद मेंडल के जो दूसरे रूल है, तो दूसरे रूल हैं उसमें पहला है स्वतंत्र अपवहन का नियम। अब देखिए यहां पर स्वतंत्र अपवहन का नियम क्या कहता है, इसका क्या मतलब है। आपने यहां देखा कि कोई भी जीन किसी के भी साथ में जा सकता है। ये वाई है, ये कैपिटल आर के साथ चला गया, स्मॉल आर के साथ चला गया, या फिर उल्टा कह दो इसका कि ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर के साथ चला गया और कैपिटल आर के साथ में चला गया। तो ये किसी के भी साथ में जाए, ये क्या करता है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए रखता है। यानी जब भी इसको मौका मिला इसने अपना मूल कैरेक्टर क्या कर दिया, यहाँ पे जो मूल इसका लक्षण था वो लक्षण क्या कर दिया, यहाँ पे बता दिया। समझ में आ गया ना। यानी किसी के साथ रहने से ये कैपिटल आर भले ये स्मॉल आर ये स्मॉल आर भले ही कैपिटल वाई के साथ रहा हो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा।
या फिर ये स्मॉल वाई भले ही किसके साथ रहा हो, कैपिटल आर के साथ रहा हो, इस पे कोई फर्क। जैसे ही ये कई पीढ़ियों से दूसरी पीढ़ी में जाके और ये क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, और जैसे ही ये स्वतंत्र हुआ इसने क्या कर दिया, अपना जो लक्षण है वो क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। ये क्या है, स्वतंत्र अपवाद। मेंडल के जो दोनों नियम हैं उनकी बात करें तो दोनों का सार एक सही है नेक्स्ट का, ठीक है। दूसरा एक पृथक्करण का नियम है जो ये कहता है कि ये जीन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल से कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि पहले जितने भी जीन होते हैं वो पहले क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। आप लोगों को पता है ना, हमारे मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, 46, 34 नहीं 46। इसमें से 44 जो होते हैं वो 44 तो दूसरे कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और 2 जो होते हैं वो किसको निर्धारित करते हैं, लिंग को निर्धारित करते हैं, जिसको एक्स और वाई बोलते हैं, ठीक है। और अब क्या होगा कि जब जनन के प्रोसेस हो गए, सिर्फ एक जनन कोशिका जो है, जनरली हमारी कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब कि जितने जीन 46 है तो उसमें 46 ही बनेंगे, 45 है तो 45 ही बनेंगे, 40 है तो 40 ही बनेंगे। लेकिन एक जनन कोशिका ऐसी है जहाँ पे क्या होगा, इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी ये आधे आधे भागों में बंट जाएंगे। जैसे 2 तरह के, एक तो 22 + x और 22 + y। ये हालांकि ये मैंने नर की बात की है, पुरुष की बात की है। पुरुष में इस प्रकार से विभाजन होता है, और जो मादा होती है, महिला होती है, उसके अंदर दोनों ही XX होते हैं, तो उसके अंदर सेम कोशिकाएं बनेगी। यानी कि दोनों एक जैसे ही होंगे, XX, ठीक है। अब आप में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों जरूरी है आधा आधा बंटना? हाँ वो तो सही है, लेकिन क्यों? भाई सीधी सी बात है, कोई भी संतान होगे, उस संतान में से आधे माँ से आएंगे और आधे जो है पिता से आएंगे, तो उसका योग है ना कितना बन जाएगा वापस 44 प्लस, जैसे लड़की है उसके लिए तो 44 + x यानी 46 ही रहा, और अगर लड़का है तो उसमें भी कितना रहा, 46 ही रहा। और अगर पूरे के पूरे जाते तो कितना हो जाता, यानी किसी के माँ बाप में अगर 44 है, 44 + 2 यानी कि 46 है, तो उसके जो बच्चे होंगे उनमें कितने हो जाएंगे, 46 के डबल हो जाएंगे। उसके जो बच्चे होंगे फिर उसमें 46 का डबल 92 होगा, 92 का भी डबल हो जाएगा। इस तरीके से फिर क्या होगा कि गुणसूत्रों, फिर वो गुणसूत्र अगर डबल हो गए तो उसकी संरचना वगैरह भी अलग हो जाएगी। आपको पता है ना, इस संरचना में थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाए तो इंसान विकृत हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है उसको। तो ये अर्धसूत्री विभाजन इसलिए है कि सारे मनुष्यों में गुणसूत्रों की क्या रहे, समरूपता रहे, एक जैसे नजर आए इंसान, नहीं तो कोई और ही प्रजाति बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके मेंडल के जो नियम हैं वो कंप्लीट हो गए, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना अच्छी तरीके से, फिर कल बचे हुए जो बात